डियर स्टूडेंट, कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की क्लास में मैं घनेंद्र कुमार शर्मा, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, हीरालाल बारेसैनी इंटर कॉलेज अलीगढ़, आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। छात्रों, फिजिक्स में अध्याय 4 पर हम इसके पूर्व के लेक्चर्स में चर्चा की है और चर्चा के दौरान हमने गतिमान आवेश और चुंबकत्व इस चैप्टर पर जब हम चर्चा कर रहे थे तो चर्चा के दौरान हमने ये देखा था कि अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर बल लगता है। यदि कोई धारावाही चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखा है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर बल लगता है। साथ में हमने इस पर भी चर्चा की थी कि अगर किसी धारावाही चालक में धारा बह रही है तो उससे उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इससे पहले लेक्चर में जब हमने चर्चा की थी तो देखा था कि अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उसका पथ कैसा होता है। समानांतर, लंबवत और किसी कोण, तीनों केसेस के लिए हमने विस्तृत चर्चा की थी और वहां हमने चर्चा में एक कंक्लूजन निकाला था कि अगर आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो बल लगता है चूंकि लंबवत दिशा में लगता है। कैसे लगता है? लंबवत दिशा में, कण के चलने की दिशा के लंबवत, इसलिए उसकी चाल पर उसका कोई प्रभाव नहीं होता, अर्थात उसकी गतिज ऊर्जा को वो प्रभावित नहीं करता। इसका आज हम अनुप्रयोग करेंगे छात्रों। आज हम चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और चर्चा में बात करते हैं आज साइक्लोट्रॉन के बारे में। साइक्लोट्रॉन के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ में आवेशित कण के पथ पर आधारित आंकिक प्रश्न पर भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो छात्रों, लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। साइक्लोट्रॉन, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि साइक्लोट्रॉन किसे कहते हैं। तो साइक्लोट्रॉन बेसिकली क्या है छात्रों? साइक्लोट्रॉन एक उपकरण है। क्या है? उपकरण है जो आवेशित कणों अथवा आयनों को उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर देता है। उच्च ऊर्जा तक त्वरित कर, मतलब उसकी एनर्जी को बढ़ाने के लिए साइक्लोट्रॉन का उपयोग किया जा रहा है। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? आवेशित कण के बारे में। तो मैं आवेशित कण के बारे में बात कर रहा हूं तो मैं लिख रहा हूं कि आवेशित कण, एक एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूं मैं, जैसे प्रोटॉन, क्या और भी हैं, जैसे ड्यूट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन आदि। इनको साइक्लोट्रॉन क्या करता है? उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है। तो आखिर ये त्वरित कर रहा है तो हम ये समझ लेते हैं कि इसकी रचना क्या है। जो साइक्लोट्रॉन है, सबसे पहले इसकी रचना पर विचार कर लेते हैं। तो छात्रों, चित्र के माध्यम से भी दिखाया गया है। इसमें 2 डीज हैं। कैसे हैं? धातु के। कैसे हैं? खोखले, डी आकार के। 2 डीज हैं। मैं चर्चा करूंगा कि डी आकार के क्यों हैं। इनको क्या कहते हैं? डीज, ठीक है। जिस कोष्ठ में इसे रखा जाता है वहां पर छात्रों निर्वात बना दिया जाता है, निर्वात उत्पन्न कर दिया जाता है। चर्चा करेंगे कि निर्वात क्यों उत्पन्न किया गया। और आगे रचना पर विचार करते हैं। तो डीज के बीच में एक उच्च आवृत्ति और उच्च प्रत्यावर्ती विभव 10⁵ वोल्ट लगा दिया जाता है। ये प्रत्यावर्ती विभव लगा दिया 10⁵ वोल्ट का, ठीक है। पूरे उपकरण को 2 चुंबकीय ध्रुवों के बीच रख देते हैं। ये दोनों चुंबकीय ध्रुव कैसा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं? जो डीज के तल के लंबवत है।
डीज के तल के लंबवत है। तो डीज के तल के लंबवत इसने क्या उत्पन्न कर दिया, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न हो गया आपके पास। ठीक है, तो छात्रों चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं। अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि जो रचना है इसमें हमने ये सब चीजें ऐसी ऐसी आकृति की और ऐसी परिस्थितियां क्यों लगाई हैं, क्यों उत्पन्न की हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करते हैं कि आखिर विद्युत क्षेत्र हमने यहाँ क्यों, ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया गया है इससे यहाँ पर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, ये विद्युत क्षेत्र छात्रों करता क्या है, जो आवेश है, अगर ये धन प्लेट है, ये ऋण प्लेट है, इनके बीच विभवांतर कितना है, V। तो अगर कोई प्लस Q आवेश है तो जब वो इधर चलेगा तो उसकी ऊर्जा में कमी होगी, और अगर ये प्लस Q आवेश यहां है तो इस प्लेट की ओर चलेगा तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी। मतलब आकर्षित होगा तो वृद्धि होगी, प्रतिकर्षित होगा तो कमी होगी। दोनों ही स्थिति में कितना होगा, QV। इसका मतलब जब कोई आवेशित कण किसी विभवांतर से गुजरता है, विद्युत क्षेत्र से गुजरता है, तो उसकी ऊर्जा में वृद्धि भी हो सकती है, कमी भी होती है। वृद्धि कब होती है, जब आकर्षित होता है, और कमी जब प्रतिकर्षित। हमें यहाँ क्या करना, ऊर्जा को बढ़ाना है, इसलिए हमने यहाँ विद्युत क्षेत्र को यूज किया, और ऐसी स्थिति में यूज करेंगे कि जिससे ऊर्जा उसकी लगातार। छात्रों यहाँ ऊर्जा का अर्थ गतिज ऊर्जा से है। प्रत्यावर्ती दोलक हमने क्यों लिया, तो छात्रों प्रत्यावर्ती दोलक हम ये चाह रहे हैं कि आवेशित कण ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा प्राप्त करे, मतलब ज्यादा से ज्यादा विद्युत क्षेत्र से गुजरे। अब विद्युत क्षेत्र तो बहुत छोटे से स्थान में है, तो हम ये चाहेंगे कि इसमें बार बार गुजरे, और बार बार कुछ इस तरह से गुजरे कि लगातार इसकी ऊर्जा बढ़ती जाए। तो यहाँ पर प्रत्यावर्ती दोलक का काम क्या है, वो इसकी ध्रुवता बदलता है, कभी ये प्लस ये माइनस, कभी ये माइनस कभी ये प्लस। जैसे जैसे घूम के निकलता है अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है, जिससे कि ध्रुवता बदलती है, और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब बार बार पथ से गुजारता है, बार बार चक्कर लगता है, तो बार बार इस गैप से गुजरेगा तो ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो इसलिए हमने प्रत्यावर्ती दोलक लिया। खोखले सपाट D1 D2 Ds क्यों लिए, तो खोखला तो इसलिए लिया छात्रों कि यहाँ पर E का मान कितना हो जाए, 0, क्योंकि आपको पता है कि खोखला अगर धातु का कोई पात्र है तो उसके भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 0। D1 D2 क्यों लिए, तो यहाँ पर एक चुंबकीय क्षेत्र यूज किया गया है जो डीज के तल के लंबवत है। ये क्या करता है, आवेशित कण को घुमा देता है, किस पर, वृत्तीय पथ पर। अब वृत्तीय पथ पर घुमा रहा है, तो अगर मैं वृत्त है और इसको ऐसे काट दूं तो 2 डीज बनेंगे। तो मैंने 2 डी लिए, 2 डीज लिए, बीच में गैप भी रखा जिससे कि उसकी ऊर्जा बढ़ जाए। और ये डीज हमने वृत्तीय पथ पर क्यों घुमाया, कि वृत्तीय पथ पर घूमने जब घूमता है तो आर बढ़ती है V के बढ़ने से, लेकिन आवर्तकाल, एक प्रॉपर्टी का हम यूज करेंगे, आवर्तकाल पर इसका कोई प्रभाव नहीं होता। किसका, वेग बढ़ने का। हमें वेग बढ़ाना है तो वेग बढ़ने से आवर्तकाल ना बढ़े कण का, इसलिए हमने यहाँ डीज आकृति को भी यूज किया है। छात्रों हम बात कर रहे हैं कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, तो मैंने बता दिया चुंबकीय क्षेत्र इसलिए लेते हैं कि वो कण को लंबवत घुमा देता है। कोष्ठ निर्वात लिया गया है। निर्वात कोष्ठ क्यों है, अरे हम चाहते क्या है छात्रों, ऊर्जा को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना। अगर यहाँ पर निर्वात नहीं होगा तो आवेशित जो कण है वो बार बार टकराएगा बीच में, जो उपस्थित कण है, तो उससे उसकी ऊर्जा में कुछ लॉस होगा। उसको कम करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने निर्वात कोष्ठ ले लिया। तो छात्रों हमने ये समझ लिया कि आखिर हम रचना ऐसी क्यों बना रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है छात्रों। तो सिद्धांत इसका क्या है, सिद्धांत है कि डीज के बीच लगने वाला प्रत्यावर्ती विभवांतर की आवृत्ति डीज के अंदर आवेशित कण की परिक्रमण की आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। एक सिद्धांत इसका यह है कि जो प्रत्यावर्ती दोलक है उसकी आवृत्ति और डीज के भीतर जो आवेशित कण गति कर रहा है उसकी आवृत्ति दोनों बराबर होनी चाहिए। साथ में आवेशित कण के परिक्रमण की जो आवृत्ति है
उसकी चाल पर निर्भर नहीं करती है। यह भी हमें पता है कि वो चाल पर निर्भर नहीं करती। कौन? आवृत्ति। किसकी? कण की। छात्रों, अब हम चर्चा कर लेते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो देख लेते हैं काम कैसे करता है छात्रों। तो काम कुछ इस तरह से करता है कि आपके सामने ये दिखाया गया है। ये सोर्स है छात्रों, यहां से प्रोटॉन निकल रहा है। तो जो आवेशित कण है वो उस डीज की ओर आकर्षित होता है जो किस तरह हो? ऋणात्मक। तो ये इस डीज की ओर आकर्षित हुआ तो इसकी ऊर्जा बढ़ी, क्योंकि यहां क्या है? विद्युत क्षेत्र। ठीक है। जैसे यहां पहुंचा तो चुंबकीय क्षेत्र ने इसको क्या करा दिया? वृत्तीय पथ पर। तो वृत्तीय पथ पर घूम गया। जब ये यहां पहुंचा तो ये जो दोलक है इसको कुछ इस तरह से इसकी आवृत्ति सेट की जाती है कि जैसे ही ये यहां निकले, जैसे ही ये यहां निकले, ये डीज की पोलैरिटी, ध्रुवता को बदल देता है। पहले ये कैसा था? ऋण का। ये कैसी थी? धन की। तो अब ये कैसे हो जाएगी? ऋण की। और ये कैसे हो जाएगी? धन की। तो जो यहां पर प्रोटॉन आया उसको ऐसे करके विद्युत क्षेत्र में चला, तो ये क्या हुआ? इसकी ऊर्जा बढ़ गई। यहां पहुंचा तो वेग बढ़ गया, वेग बढ़ गया तो ज्यादा त्रिज्या के पथ पर गया। लेकिन आपको पता है कि वेग बढ़ गया तो उससे उसकी आवर्तकाल पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका मतलब उतने ही समय में यहां पहुंच गया, बड़े पथ पर पहुंचा। जब यहां पहुंचा तो फिर ध्रुवता बदल गई। ये कैसी हो गई? माइनस की। ये कैसी? प्लस की। तो ये इधर आकर्षित हुआ, ऊर्जा फिर बढ़ी, बड़ा वेग बढ़ गया तो त्रिज्या बढ़ गई, बड़े पथ पर चल। तो ऐसे करके लगातार, ठीक है, ठीक है, उत्तरोत्तर चाल बढ़ेगी, चाल बढ़ने से ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ने से चाल बढ़ेगी, त्रिज्या बढ़ेगी, और बढ़ते बढ़ते लास्ट में ये डीज के बाहर, ये विक्षेपक प्लेट है, इसके द्वारा बाहर चला जाएगा और जहां इसका यूज करना है वहां हम इसका उपयोग कर लेंगे। शर्त यह है कि ये जो अंदर आवेशित कण गति कर रहा है, इसकी जो आवृत्ति है और इस दोलक की आवृत्ति दोनों बराबर होनी चाहिए। अर्थात ध्रुवता बदलती रहनी चाहिए। अगर ध्रुवता नहीं बदलेगी तो वह कण वृत्तीय पथ पर गति नहीं करेगा, और अगर यहां पर आया, ध्रुवता नहीं बदली, तो फिर ये प्लस पे रहेगा, तो ये क्या करेगा? इसको प्रभावित, प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है। तो यही हमने कार्यविधि में लिखा है छात्रों। डीज के बीच रखे स्रोत एस से उत्पन्न धनायन डी की ओर आकर्षित होता है। किधर? जिस पर ऋण विभव हो। लंबवत चुंबकीय क्षेत्र उसे वृत्ताकार पथ पर चला देता है। चुंबकीय क्षेत्र तथा आरोपित वोल्टता की आवृत्ति को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि जैसे ही आयन डी से बाहर निकलता है, डी की ध्रुवता बदल जाती है। ठीक है। और आयन पुनः त्वरित हो जाता है और अधिक वेग से अधिक त्रिज्या के पथ पर गति। यह घटना बार बार दोहराई जाती है जब तक कि आयन डी की परिधि पर नहीं पहुंच जाता और वहां से विक्षेपक प्लेट द्वारा इसे लक्ष्य की ओर विक्षेपित कर दिया जाता है। तो छात्रों, हमने समझा रचना क्या है, इसकी कार्यविधि को समझा, रचना क्यों ऐसी है उसको भी समझा। अब हम चर्चा कर लेते हैं क्यों आवेश डीज के अंदर v वेग से गतिमान है। एक आवेश है Q, वो डीज के अंदर v वेग से गतिमान है। हम ये चर्चा कर लेते हैं कि जो वेग, जो अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त की है वो कितनी है। छात्रों, आवेशित कण किस पथ पर गति कर रहा है? वृत्तीय पथ पर। तो इसके लिए अभिकेंद्र बल किससे मिलेगा? इसे चुंबकीय बल से। ठीक है। अर्थात QB भी बराबर mv² v से इसे कैंसिल कर दें तो r बराबर कितना आ गया छात्रों? mv/QB। अगर हम बात करें कोणीय वेग की, तो कोणीय वेग बराबर होता है रेखीय वेग बटे r। तो v और r को इधर ले लें तो ये हो गया QB/m। ठीक है। अगर मैं बात करूं डीज को पार करने में लगा समय, तो आधा चक्र है, तो आधा चक्र है तो कोणीय विस्थापन कितना हो गया? पाई बटे ओमेगा। पाई और ओमेगा है QB/m, तो ये पाई m/QB। छात्रों, यहां देख रहे हैं कि कहीं v नहीं आ रहा, चाल नहीं आ रही है। इसका मतलब ये रहा कि जो आयन है
अतः समय आयन की चाल पर निर्भर नहीं करता। मतलब चाल बढ़ रही है लेकिन डीज को पार करने में आयन उतना ही समय ले रहा है। एक डीज से दूसरे डीज में जब जा रहे हैं तो आयन की चाल बढ़ रही है, जिससे क्या बढ़ रही है, त्रिज्या, लेकिन समान समय में ही वह डीज को पार कर रहा है। साइक्लोट्रॉन के कार्य करने की शर्त क्या होगी? शर्त यह होगी कि जो आयन का डीज को पार करने में लगने वाला समय है वो दोलक के अर्ध आवर्त काल के बराबर होना चाहिए। तो अर्ध आवर्त काल कितना है डीज का? दोलक का T/2। और डीज को पार करने में कितना समय लगा अभी तो निकाला हमने, πm/qb। 2 को इधर ले लें तो आवर्त काल आ गया हमारे पास दोलक का, कितना आ गया, T = 2π/qb। मैं आवृत्ति की बात करूं तो आवृत्ति n = 1/t, तो हो गई, t का वैल्यू लगा दें तो ये हो गया qb/2πm। ये किसकी आवृत्ति है? दोलक की। बात कर रहा हूं मैं अधिकतम वेग के लिए। अधिकतम वेग कब होगा? जब कण वृत्तीय पथ पर गति करते करते डीज की परिधि पर पहुंचेगा। इसका मतलब ये रहा कि जो स्मॉल r है वो डीज की त्रिज्या के बराबर हो जाए। छात्रों हमें पता है v जो है हमने शुरू में निकाला था, v बराबर कितना होता है? qb/r/m। ठीक है, अगर मैं स्मॉल r की जगह कैपिटल R लिख दूं तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई v मैक्सिमम बराबर qb/r/m। अधिकतम वेग आ गया तो अधिकतम गतिज ऊर्जा भी आ गई, ½ mv मैक्सिमम स्क्वायर। v मैक्सिमम का मान लगा देते हैं छात्रों, तो v मैक्सिमम का मान कितना हुआ? 1/2 m। इसका स्क्वायर कर दूं तो q² b² r²/m²। ठीक है, m से स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हो गया q² b² r²/2m। छात्रों अभी हमने चर्चा की थी कि जब डीज के रिक्त स्थान से गुजरता है आयन तो एक बार में कितनी ऊर्जा प्राप्त कर लेता है? qv। v क्या है? उस रिक्त स्थान पर विभवांतर। अच्छा, एक चक्कर में कितना बार उस रिक्त स्थान से गुजरता है? तो 2 बार। तो 2 बार गुजरता है तो उसकी ऊर्जा कितनी बढ़ गई? 2qb। अच्छा, अभी हम देख रहे थे कि बार बार यह क्रिया दोहराई जा रही है जब तक कि वो वांछित ऊर्जा प्राप्त नहीं कर लेता। तो मान लीजिए क्रिया दोहराते दोहराते वह n बार, कितनी बार? n बार गुजरा, n चक्कर लगाए, एक चक्कर में 2qb, तो n चक्कर में कितना हुआ? 2nqb। तो उसकी जो अधिकतम ऊर्जा होगी वो कितनी होगी? 2nqb। ठीक है, तो अगर ये 2nqb हो गई तो मैं लिख सकता हूं मैक्सिमम बराबर 2nqb बराबर q² b² r²/2m। ठीक है, और जब साइक्लोट्रॉन से आयन बाहर निकलता है तो कुछ करोड़ इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त कर लेता है। ठीक है, इन का उपयोग हम करते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्पन्न करने में, जिससे कि मेडिकल में, हॉस्पिटल्स में डायग्नोसिस करने के काम में आता है। इसकी लिमिटेशंस है कि इलेक्ट्रॉन साइक्लोट्रॉन द्वारा त्वरित नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है छात्रों, उनका द्रव्यमान बहुत कम होता है, शीघ्र ही इतना वेग प्राप्त कर लेते हैं कि इसकी डीज के अंदर परिक्रमा, बेसिकली है क्या कि डीज कण के चलने की आवृत्ति और दोलक की आवृत्ति जब तक मैच करेगी तभी तक उसकी ऊर्जा बढ़ेगी, अदरवाइज उसकी ऊर्जा में वृद्धि बंद हो जाएगी। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन शीघ्र इतना ज्यादा वेग प्राप्त कर लेता है कि इसकी डीज के अंदर परिक्रमण आवृत्ति प्रत्यावर्ती दोलक की आवृत्ति की अपेक्षा कम हो जाती है और अनुनाद से बाहर परिक्रमण करने लगता है, जिससे उसकी ऊर्जा में वृद्धि बंद हो जाती है। ठीक है, तो छात्रों हमने समझा कि आखिर क्या हुआ ये कि अगर साइक्लोट्रॉन है तो उसकी रचना को भी समझा, कार्यविधि को भी समझा। हमने समझा कि अधिकतम कितना ऊर्जा प्राप्त कर सकता है
साथ में हमने इस बात को भी समझने का प्रयास किया कि इसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि नहीं हो सकती। अब हम बात कर लेते हैं एक आंकिक उदाहरण पर। छात्रों, ये जो उदाहरण है ये कुछ डिफरेंट है, मैंने लिया है, एग्जाम में पूछा जाता है। जरा मैं चर्चा करता हूं। 1 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक अल्फा कण 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। छात्रों, सबसे पहले देख लेते हैं दिया क्या है। तो दिया है पथ की त्रिज्या, वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 1 × 10⁻10 मीटर। कण की चाल दे रखी है, कितनी दे रखी है? 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। आवेश अल्फा कण है तो दैट इज 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम। द्रव्यमान कितना होगा छात्रों? तो द्रव्यमान हो गया, अल्फा कण का होता है 6.6 × 10⁻27 किलोग्राम। ठीक है। सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या आता है छात्र? वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न, अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पूछ रहा है ना, कि अगर अल्फा कण किसी वृत्ताकार मार्ग पर घूम रहा है तो उसके केंद्र पर कितना चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, तो तुरंत हमारे दिमाग में फॉर्मूला आता है R = mv/qb। हमें पता है इसमें R भी दे रखा है, m भी पता है, v भी पता है, q भी पता है, तो हम यहां से v निकाल लें। तो इससे हम जब आगे काम करते हैं तो v = mv/r⁻। लेकिन छात्रों ये पता है, इससे आंसर तो आ जाएगा, लेकिन ये गलत है, ये रॉन्ग है, क्योंकि यह सूत्र यहां वैलिड ही नहीं है। ये कब लगता है? जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, जबकि यहां आवेशित कण के गति से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होना है। तो ये सूत्र नहीं लगेगा छात्रों, विशेष ध्यान देना है, यहां हम अक्सर गलती करते हैं। तो मैं इसका सही सॉल्यूशन करूं उससे पहले मैं नोट्स के माध्यम से आपके सामने एक चीज लाना चाहता हूं कि जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा के लंबवत प्रवेश करता है, तब वहां अगर क्षेत्र पता लगाना हो तो R = mv/qb का यूज करेंगे और इससे b का फॉर्मूला बना लेंगे। लेकिन अगर कोई आवेशित कण के गति से वृत्ताकार मार्ग पर गति कर रहा है और उससे उसके केंद्र पर क्षेत्र के बारे में बात करें, तो वहां पर जो केंद्र पर क्षेत्र उत्पन्न होगा वो b = μ0I/2r से, क्योंकि वो धारावाही लूप का काम करेगा। किसका? धारावाही लूप का। ठीक है। तो मैं अब सही सॉल्यूशन की तरफ चलता हूं छात्रों। तो सही सॉल्यूशन है वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र कितना हुआ? b = μ0I/2r। अब यहां I कितना है भाई? ऐसे है अल्फा कण यहां घूम रहा है v वेग से, ये मार्ग की त्रिज्या r है, तो यहां जो केंद्र है उस पर उत्पन्न क्षेत्र v पता लगाना है। क्या b? तो कैसे निकालें? I तो दिया नहीं है, तो सबसे पहले हम I को ही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो छात्रों I = q/t होता है। t क्या है? एक पूरा चक्कर करने में लगा समय। तो अगर मैं चाहूं तो इस t को लिख सकता हूं, आपको पता है t = एक पूरा चक्कर करने में चली गई दूरी बटे चाल, तो t = 2πr/v। तो t की जगह 2πr/v रखें, v को ऊपर ले गए तो ये आ गया qb/2πr। I का वैल्यू पुट कर देते हैं वहां, तो वैल्यू पुट किया तो v = μ0, तो ये आ जाएगा छात्रों v = μ0/2r और I का वैल्यू हो गया qv/2πr। ठीक है। 2π × 2 4π μ0/4π qv/r²। वैल्यू लगा देते हैं छात्रों। तो μ0/4π का वैल्यू कितना होता है? 10⁻⁷। ठीक है। Q कितना है? 3.2 × 10⁻⁻19। चाल 2 × 10⁻6 और त्रिज्या 1 × 10⁻−10 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो छात्रों कितना आएगा? 6.4। और देखो 20
और 6 26, 26 ही तो कितनी हो गई? 0। कितनी रह गई? घात 0। इसका मतलब 6.4 ही बचा यहाँ। 10 की घात 0 का मतलब 1 हो गया। तो इसका मतलब क्षेत्र कितना उत्पन्न हुआ केंद्र पर? 6.4 टेस्ला। तो कितना उत्पन्न हुआ? 6.4 टेस्ला। ध्यान रखना छात्रों, क्या कि अगर कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो R बराबर है mv/qb। लेकिन अगर आवेशित कण वृत्ताकार मार्ग पर गति करे और उससे उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में गणना करनी हो तो हम सूत्र यूज करेंगे B बराबर μ0I/2R। उससे डिफरेंट तरीके से 3 तरह से सवाल किए जाते हैं। छात्रों, अब हम चर्चा करते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो आज हमने चर्चा में साइक्लोट्रॉन के बारे में विस्तृत चर्चा की। क्या समझा? साइक्लोट्रॉन की रचना को समझा। हमने समझा कि यह प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि कणों की उच्च ऊर्जा तक त्वरित करता है। छात्रों, इसी से संबंधित कुछ आंकिक प्रश्न पर भी हमने चर्चा की और एक आंकिक प्रश्न जो बहुत महत्वपूर्ण है, कौन सा? जो मैंने अभी स्पेशल नोटिंग के द्वारा बताया, उसको भी हमने समझने का प्रयास किया, जो कि एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। छात्रों, ये इतना पूछा जाता है और यहाँ गलती की संभावना बनती है। इसलिए मैंने पहले गलत तरीके को प्रेरित किया और उसके बाद सही तरीके को आपको बताया, जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आपको वो रास्ता नहीं अपनाना है। कौन सा रास्ता अपनाना है? ठीक। इसी से संबंधित कुछ होमवर्क हमने आपको दिया है। होमवर्क में साइक्लोट्रॉन में दोनों डीज को निर्वात कोष में क्यों रखा जाता है, ऐसा क्वेश्चन एक जानने की कोशिश की है। तो आप इसको समझ गए तो आप बता देंगे। साइक्लोट्रॉन के सिद्धांत व कार्यविधि का संक्षिप्त विवरण भी हमने आपसे पूछा है। साइक्लोट्रॉन का अनुनादी प्रतिबंध, मतलब प्रतिबंध क्या है, आखिर एक शर्त प्रतिबंध है और वो प्रतिबंध क्या होगा, मैं हिंट दे देता हूं। ये कुछ आवृत्ति से संबंधित है, दोलक की आवृत्ति और कण की आवृत्ति दोनों से संबंधित है। तो ये भी आपको सॉल्व करने में आसानी हो जाएगी। एक ये आंकिक प्रश्न दिया है, ये आंकिक प्रश्न एनसीईआरटी की बुक में है, आप इसको सॉल्व करेंगे। छात्रों, ये जो आंकिक प्रश्न है इसमें पूछा गया है कि यह स्पष्ट कीजिए कि यह उत्तर एकमात्र उत्तर क्यों नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप पहले इस पर विचार करें और उसके बाद हम आगे इसको चर्चा में सम्मिलित करेंगे। छात्रों, अगला जो टॉपिक है वह एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बलाघूर्ण से संबंधित है। तो मैं समझता हूं कि आप इसको घर से पढ़ के आएं, जिससे कि चीजें बहुत आसानी से समझ में आएंगी। आज के टॉपिक बहुत अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। थैंक यू।